धन्यवाद राजीव जी। भूकंप जब आता है ना तो उसके आफ्टर शॉक्स होते हैं और आफ्टर शॉक्स बहुत कई दिन तक चलते रहते हैं। ये आपको चैन से नहीं रहने देते। ये जो और इस इन झटकों को मैं बहुत लंबे समय तक महसूस करता रहा हूं। जब नेपाल के अर्थक्वेक में मैं वहां पे था, कई दिनों तक सो नहीं पाया रात में। सारण बजता था, बाहर होटल से बाहर निकलना पड़ता था। ये जो भारतीय राजनीति का आफ्टर शॉक है वही है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी यह थी कि आखिर इस बिल को लाने की आवश्यकता क्या थी। ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी को राम जन्मभूमि या राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, 370 जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, उसका कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि ध्रुवीकरण की कोई प्रक्रिया थोड़ी शुरू हुई है। ध्रुवीकरण अपने चरम पर है और उस ध्रुवीकरण से भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा मिलना था वो मिल चुका। वो सत्ता में आ गई। अब इसके बाद जो उसका जो समर्थन का जो जनाधार का विस्तार होना था वो उसके गवर्नेंस पे होना था, वो नहीं हुआ। और भारतीय जनता पार्टी ने या सत्तारूढ़ सरकार ने जो हाल के दिनों में अल्पसंख्यक समुदाय को प्रेरित करने के लिए जो कदम उठाए उसमें कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं हुई। सरकार ने मस्जिदों को ढकवाने का काम किया उत्तर प्रदेश में। ये आदेश जारी किया उत्तर प्रदेश में कि आप सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, खुलेआम आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। दिल्ली में कहा गया कि आप खुलेआम नमाज नहीं पढ़ेंगे, उसकी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। मुसलमान निकल के नहीं कहा कि नहीं हम नमाज पढ़ेंगे, उसमें कोई बात नहीं है। ये मस्जिद में अगर जगह नहीं है तो हम 2 बार नमाज पढ़ लेंगे, 3 बार नमाज पढ़ लेंगे। ईदगाह में हम बारी बारी से नमाज पढ़ लेंगे, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी। अगर एक हिंसात्मक आक्रामक प्रदर्शन या प्रतिरोध मुसलमानों की तरफ दिखाई पड़ता तो भारतीय जनता पार्टी को अपने ध्रुवीकरण की राजनीति को और तेज करने का अवसर मिलता। वो नहीं हुआ। अब ये वक्फ का मामला आ गया। वक्फ के मामले पर भी जो अल्पसंख्यकों का रवैया है वो बहुत आक्रामक नहीं, आक्रामक इन सेंस तो सड़क पर ही उतर रहे हैं। वो किस तरह की हिंसा नहीं कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं, किसे सहमत है, इससे असहमत है और इस असहमति को किस सीमा तक ले जा सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। रही बात इसकी, ये इसका विरोध कोई मुसलमान ही थोड़े कर रहा है। हिंदुओं ने बड़े पैमाने पर इसका विरोध किया, सिविल सोसाइटी ने इसका विरोध किया। जो गैर एनडीए के दल हैं उनके लगभग सभी नेताओं ने इसका विरोध किया। जिन दलों ने राज्यसभा में अपना व्हीप वापस ले लिया, जिसमें जगन रेड्डी साहब हैं, नवीन पटनायक साहब हैं, लोकसभा में वो नहीं कर पाए, लोकसभा में विरोध में खड़े हुए और राज्यसभा में भी उनको उसकी आलोचना करनी पड़ी, उसके समर्थन में पूरी तरह से नहीं आ पाए। तो यह केवल हिंदू मुसलमानों का मसला नहीं रह गया, क्योंकि यह बात अब सिमरन कौन सा मुसलमानों की प्रतिनिधि है, जबरदस्त तरीके से उन्होंने विरोध किया और ये कहा कि आज आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, कल आप सिखों की बात करेंगे, परसों आप ईसाइयों की बात करेंगे, कि हर अल्पसंख्यक के हितों के ऊपर आप कुठाराघात करेंगे। इस राजनीति का जो एनडीए के सहयोगी दलों ने जो स्टैंड लिया, देखिए अब ये कोई रहस्य नहीं रह गया है। जिन राजनीतिक दलों ने जिनका जनाधार अल्पसंख्यक समुदाय में रहा है, उनकी किसी प्रकार की निकटता को अल्पसंख्यक समुदाय ने, मुसलमानों ने स्वीकार नहीं किया जी। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा उदाहरण है मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में को अल्पसंख्यकों ने, मुसलमानों ने एकदम जबरदस्त तरीके के समर्थन दिया। यहां तक कि कल्याण सिंह जी के साथ जब मुलायम सिंह जी ने गठबंधन किया उनकी पार्टी के साथ, उसके बाद मुसलमान पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी के साथ चले गए। बहुजन समाज पार्टी दलित मतों, सवर्णों के वर्ग का मत और अल्पसंख्यकों के भरोसे अपने ताकत पर सरकार बनाई। आज केवल कोई बहुजन समाज पार्टी का औपचारिक रूप से कोई गठबंधन नहीं है बीएसपी के साथ, वह अपनी राजनीति से बीजेपी को मदद करती हुई नजर आती है। उनका समर्थक और उनको छोड़ के चला गया, आज उनके साथ नहीं है, क्योंकि जिस सांप्रदायिक राजनीति के विरोध की अपेक्षा उनका समर्थक वर्ग उनसे कर रहा था, उन्होंने नहीं किया। जिस किसी राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय
के अंदर इस तरह की चेतना है, उस राज्य में वो कोई भी राजनीतिक दल सफल नहीं हो पाया जो बीजेपी के नजदीक नजर आया। मैं आंध्र प्रदेश की बात नहीं करता, क्योंकि आंध्र प्रदेश में उस तरह की ध्रुवीकरण होती भी नहीं। और उस इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि विधानसभा के चुनाव में आंध्र प्रदेश में 1% वोट भी नहीं मिला है बीजेपी को, पॉइंट कुछ परसेंट वोट मिला। वह केवल और केवल टीडीपी के सहारे वहां राजनीति करना चाहती है। लेकिन अन्य किसी भी राज्य में जहां पे जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी पोलराइजेशन करती है और वहां इसकी प्रतिक्रिया हुई है। मैं नहीं कहता कि जेडीयू को मुसलमानों का पूरा समर्थन प्राप्त है, लेकिन समर्थक एक वर्ग है उनका। और इसका उदाहरण यह है कि जिन अल्पसंख्यक बहुल संसदीय क्षेत्रों में कांग्रेस तक चुनाव जीती है, वहां भी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को 1,00,000-1,50,000 वोट मिले हैं। यह सही है कि विधानसभा के चुनाव में एक भी मुसलमान उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड का नहीं जीता, यह पूरी तरह से खुलकर उनके साथ नहीं गए हो, लेकिन बंटवारा होता था। एक जनता दल यूनाइटेड भी अपने साथ कुछ वोट ले जाता था, आरजेडी भी ले जाती थी, कांग्रेस भी, और वामपंथी दल। इस घटना के बाद पूरा का पूरा जो समर्थक वर्ग था थोड़ा बहुत भी जेडीयू का, वो बीजेपी जेडीयू का साथ छोड़ करके महागठबंधन के साथ जाएगा। नीतीश कुमार जी का एक बड़ा समर्थक वर्ग रहा है, अल्पसंख्यक रहा है, उदारवादी जो कट्टरता विश्वास नहीं करने वाले हिंदू समाज, बहुसंख्यक समाज के लोग भी रहे हैं। उनके गुड गवर्नेंस में सुशासन बाबू की इमेज के कारण लोग उनका समर्थन करते रहे हैं। यह माना जाता रहा है कि वो सामाजिक सशक्तिकरण या सामाजिक न्याय की राजनीति करने वाले नेताओं में शामिल है। ये तमाम तरह के जो परसेप्शन उनके बारे में बने थे, सब खत्म हो गए इस एक समर्थन की वजह से। ये जो कल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, यह जनता दल यूनाइटेड करवा रही है अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेताओं से। उसमें वो नेता नहीं शामिल हो रहे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। उनके बारे में तो जेडीयू का स्टैंड यह हो रहा है कि मुझे पता ही नहीं कि वो कौन लोग हैं। अपने पदाधिकारियों को इनकार कर रही है, और वह अपने डैमेज कंट्रोल के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करा रही है पटना में। तो कितना मैनेज कर पाएगी? जिन लोगों, सबसे बड़ी चेतावनी है कि जिन नेताओं ने इस्तीफा दिया, लगभग सभी पसमानदा समाज से आते हैं, लगभग सभी, जिसके लिए बीजेपी कर रही है कि पसमानदा समाज को बहुत फायदा होगा, पसमानदा समाज के लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। कुछ भी ऐसा होने वाला नहीं है जी। यह हिंदू मुसलमानों का सवाल भी नहीं है। सवाल इस बात का है कि अगर यह पूरी तरह से संविधान विरोधी कदम है। आप संविधान में हम अनुमति नहीं देता है कि एक ही मुद्दे पर दो समुदायों के साथ आप अलग अलग नीति अख्तियार करें। एक मुद्दा अगर है, हर समुदाय के प्रति आपका एक रुख होना चाहिए, एक स्टैंड होना चाहिए। कैसे अलग कर सकते हैं आप? और अगर ये बात कही जो आपने शुरू में दिखाया, ये कैसे आप नहीं कहेंगे कि आपने जल्दबाजी किया? ये सच्चाई नहीं है क्या? संसद की कार्रवाई खत्म होने के 2 दिन के भीतर आपने लग करके पूरे लगातार बैठकें आयोजित करके आप इस बिल को आपने पास कराया। आपने 24 घंटे का ही मौका नहीं दिया इस विधेयक के बारे में अध्ययन करने, इसका विश्लेषण करने और तर्कों के साथ उपस्थित होने के लिए सांसदों को। और किसको जल्दीबाजी कही जाती है? विपक्ष के नेता को आप बोलने नहीं देंगे। और किसको जल्दीबाजी कही जाती है? जेपीसी की बैठकों को लेकर के जो उस जेपीसी में सदस्य थे, उनको, उनके विरोध का भी आपने परवाह नहीं किया जी। उन्होंने कई बार बैठकों को लेकर के आपत्ति की कि आपने पर्याप्त समय नहीं दिया है और आपने बैठक बुला ली। जेपीसी में दलीय हितों की अपेक्षा नहीं की जाती है उन लोगों से। जेपीसी सिलेक्ट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी में जो सदस्य शामिल होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वह गुण दोष के आधार पर विचार करेंगे, गुण दोष के आधार पर संशोधन की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में वहां मौजूद रहे। और किसको कहते हैं कि आप जल्दीबाजी और व्यवस्था को बुलडोज करना? इसके अलावा क्या कहलाता? स्थिति यह बन गई है कि इस निर्णय से मुझे नहीं लगता कि बीजेपी को भी कोई फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी के पास बिहार में ध्रुवीकरण की स्थिति बनती नहीं है। बिहार ध्रुवीकरण का स्थान नहीं है, और अगर ध्रुवीकरण कर लेने में सफल होती तो बीजेपी की ताकत बहुत बढ़ गई होती। बिहार में जातीय भाव जबरदस्त है, सामाजिक न्याय का आंदोलन का असर भी वहां पे खूब है, और जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका उतना असर नहीं है जितना असर अन्य राज्यों में है, अन्य हिंदी भाषी राज्यों में।
तो वहां तो उनको नीतीश कुमार की आवश्यकता इसीलिए हमेशा पड़ती रहती है। और ध्रुवीकरण के नाते अगर बीजेपी कोई फायदा पा सकती थी तो वह पा चुकी है जितना उसको पाना था, चाहे कोई भी राज्य हो। इनमें उन्हें इस बीजेपी के फायदे के बजाय मेरा अपना ये मानना है कि उन दलों को जो मुसलमानों का समर्थन पाते रहे हैं, राजनीतिक ताकत में मुसलमानों का वोट उनके लिए सहयोगी साबित होता रहा है, उनको नुकसान होगा। और जो मुसलमानों के वोट में थोड़ा बहुत भी बिखराव था, बिल्कुल बिखराव था, वो पूरी तरह से कंसोलिडेट होगा और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो जाएंगे उन दलों के साथ या उस गठबंधन के साथ जो इनको चुनौती देते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक तरफ चुनौतियों की बात हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसके बाद क्या होगा। डैमेज कंट्रोल क्या नीतीश बाबू कर पाएंगे? एक बड़ा